Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत बेहतर चलनी भी चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर करंट अफेयर्स के न्यूज़ सेशन जो आज की है उसमें कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, इन सभी को देखते हुए फिर हम लोग MCQs को करेंगे। ओके और कुछ जो प्रीवियस क्लासेस की अगर किसी प्रकार के किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे एटलीस्ट एक कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं अगर कुछ डाउट है तो उसे क्लियर करने की क्लास में डेफिनेटली कोशिश करूँगी। ओके तो स्टार्ट करें करंट अफेयर्स को, देखते हैं कौन से इश्यूज़ हैं हमारे पास। चलिए सब फर्स्ट इश्यूज़ क्या है? सतत विमानन ईंधन के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान ने पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ओके अब हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ क्या बोला गया है, सतत विमानन ईंधन के साथ। ओके यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ओके किसके साथ, इस पे ध्यान देना है। सतत विमान ईंधन के साथ भारत की पहली है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने कहा है कि अगर किसी में पहला हो, पहली हो, फर्स्ट कोई चीज़ होती है तो वो अपने आप में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके और ऐसे भी सतत विमान ईंधन आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आपके मेंस में भी बन सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या चल रहा है, इंडिया का एक टारगेट चल रहा है ना, भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक क्या करना है, 2070 तक जीरो जो कार्बन है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो ये आपके क्वेश्चन मेंस में भी यहाँ पे बन सकता है। ओके सतत विमानन ईंधन के ऊपर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या बोला है कि भारत की पहली वाणिज्यिक, किसकी है ये, भारत की, भारत का क्या है ये, पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान है ये। ओके वाणिज्यिक यात्री उड़ान है ने कहां से कहां तक, पुणे से। सवाल जिस पे बन सकते हैं उसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ। मैंने आपको हमेशा क्लास में बताया है कि जहां जहां लगता है कि हाँ सवाल यहाँ बन सकते हैं मैं उसे हमेशा रेड पेन से कर देती हूँ। ठीक है तो फर्स्ट जो हमारे हेडिंग है, टाइटल है इसमें, तो सतत विकास विमानन ईंधन के ऊपर है। ठीक है तो भारत की यह पहली वाणिज्यिक क्या है, यात्री उड़ान है जो कि पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। ठीक है फर्स्ट ये हो गया। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि यह स्वदेशी रूप से निर्मित है। यह क्या है, स्वदेशी रूप से निर्मित है। सवाल यहाँ पे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सतत विमान ईंधन, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हो सकता है दो स्टेटमेंट दे दे आपके पास, बोलेगा केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे हो सकता है कि स्वदेशी रूप से निर्मित है ये, या अमेरिका के सहयोग से किया गया है, कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन यानी सतत विमानन ईंधन SAF। ओके क्या है ये, SAF सस्टेनेबल सस्टेनेबल एविएशन सप्ताह का जो फर्स्ट डे होता है उसमें जब वीक स्टार्ट होता है मंडे से, और फर्स्ट डे और क्या होती है, काफ़ी एनर्जेटिक होती है ना। तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बोरिंग टाइप का फील नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है, ये मेंस तक में भी काम आ सकता है। ठीक है आपके वहाँ पे आंसर राइटिंग में अगर जैसे पूछता है ना, इन्वायरमेंट से तो रिलेटेड होता ही है, तो वहाँ पे आप इस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। के साथ एयर एशिया, किसके साथ, इसने कौन सी फ्लाइट थी ये, तो ये एयर एशिया की है। ध्यान रखिएगा एयर एशिया की उड़ान ने पुणे से कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए सफलतापूर्वक उड़ान ये भरा है। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, हमें किस किस पॉइंट्स को देखना है, सतत विमानन ईंधन SAF को देखना है, भारत की यह पहली वाणिज्यिक उड़ान कहाँ से कहाँ तक, पुणे से दिल्ली, स्वदेशी रूप से निर्मित है। ओके चलिए
अब यहाँ पर किसका इसमें सहयोग क्या है? सतत व ईंधन की आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओके, किसके द्वारा की जा रही है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के, एक निजी फर्म के साथ मिलकर के ये काम कर रहा है, ओके। इसके में किसका रोल है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओके। किसका है ये? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। मैं यहां लिख दे रही हूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स में उठाएगा तो क्या उठाएगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो भारत की नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी, कुछ ऐसा पूछ सकता है। तो ये क्या है? महारत्न कंपनी का ऐसा दर्जा दिया गया है, महारत्न, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो करंट तो आता ही है, लेकिन जो अदर क्वेश्चंस होते हैं, जो अदर सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो क्या करता है? करंट से ही देख लेता है कि अच्छा यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कौन सा है, ओके। तो तैयारी कुछ इस तरह, इस दिशा में होनी चाहिए कि हमें उसके साथ अगर इकोनॉमिक्स के सेक्शन का कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसे देखना है। तो IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या है? महारत्न कंपनी है। अच्छा, वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं। वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां, ओके। ग्यारह महारत्न कंपनियां हैं। अगर आप में से किसी को उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसमें, ये काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है ये। अब यहाँ पे हमें देखना है कि केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये फ्लाइट कहाँ से आई थी, ये कहाँ से कहाँ तक आई है विमान? ये विमान आई है आपकी पुणे से दिल्ली। तो दिल्ली में इसका अगवानी किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ओके। इन्होंने नई दिल्ली हवाई अड्डे पर विशेष उड़ान की अगवानी की। कहां पर? इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है आपका, वहां, ठीक है। कौन सी है? हरदीप सिंह पुरी ने किया था, ठीक है, नई दिल्ली हवाई अड्डे पर। उन्होंने कहा कि यह 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन, कितना टारगेट है? 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है भारत, कि इसमें क्या होना चाहिए? हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए। तो उसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत का लक्ष्य किस ईस्वी तक है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। खास करके इस ये जो अभी कमिंग एग्जाम आप लोग का स्टेट में है, BPSC का एग्जाम है, कमिंग नेक्स्ट एग्जाम, आई थिंक सो, हाँ BPSC का है, क्योंकि MP की पेपर हो गई, UP की हो चुकी है। तो उसमें BPSC में ना कुछ इन्वायरमेंट जैसे का ग्रीन हाउस पूछ लेता है, या आपका नेट जीरो, या इस टाइप का क्वेश्चंस वहाँ आते हैं, ठीक है। तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, 2070 तक इंडिया का टारगेट है कि नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और ये जो प्रयास है ये उसी की दिशा में ये प्रयास है, ओके, ये प्रयास उसी की दिशा में है। चलिए, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इसमें सभी पूरी चीजों को नहीं देखना है, केवल 2 पॉइंट को। किसने किया था अगवानी? हरदीप सिंह पुरी ने। और कब तक है? 2070 तक ये नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में भारत के लिए एक प्रयास है। कितना है भारत का लक्ष्य नेट जीरो उत्सर्जन का? 2070। चलिए, हाँ, इसके साथ और क्या है? एक तो चलो वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही 2070 तक के लिए। इसके साथ ही भारत 2000 क्या दिया है? 25 तक, यानी 2025 तक 1%, 25 तक, यानी अभी क्या चल रहा है? 23 चल रहा है, 2023 23 चल रहा है। तो 25 तक, 2025 तक 1% ऐसा किया गया है कि 1% क्या करेगा? SAF ईंधन जो है, SF के यूज को बिल्कुल एसेंशियल कर देगा, अनिवार्य बना देगा, ठीक है। इसको बनाने का ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि उपयोग को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है।
कब तक रखा गया है? इसका लक्ष्य कब तक है? इसका लक्ष्य रखा है 2025 तक। एक तो ठीक है कि 2070 तक की जो हमारा एक टारगेट है उसमें ये कहीं ना कहीं उसके लिए उस दिशा में जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके साथ ही 2025 तक 1% एटलीस्ट क्या है, यूज होना चाहिए। इस यूज को क्या करेगा, वो एसेंशियल कर देगा, तभी तो ये आगे चल के हमारा टारगेट पूरा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरह SAF यानी सतत विमानन ईंधन को नियंत्रित करने के लिए भारत के पास कोई नीति अभी नहीं है। इसके लिए अभी यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। अमेरिका में है, यूरोपीय संघ में है, लेकिन भारत के पास अभी कोई नीति इसके लिए ऐसी नहीं है। ठीक है, SAF का जो अब हम लोग देख लेते हैं कि SAF जो है सतत विमानन ईंधन जो फ्यूल है उसका प्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग 2 पॉइंट देख लेते हैं। तो SAF का जो उत्पादन है ये कैसे होता है, ये अक्षय स्रोतों से होता है। ठीक है, किससे होता है? ये अक्षय जो स्रोत है उससे होता है, अक्षय स्रोतों से। अब अक्षय स्रोत हमारे पास कौन कौन से होंगे? जैसे जो कृषि अपशिष्ट होते हैं या ठोस कचरा का जो अपशिष्ट होता है उसे मान लेंगे कृषि अपशिष्ट। फर्स्ट, नगर पालिका के जो आपका ठोस नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और वानिकी अवशेषों, ये 3 पॉइंट से किया जाता है। SAF का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, कैसे होता है? तो कृषि अपशिष्ट होते हैं, नगर पालिका का जो ठोस कचरा होता है ना उसके अपशिष्ट होते हैं, या और होते हैं, या तो नहीं और होंगे, वानिकी अवशेषों से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इस क्या है SAF जो है, जो पारंपरिक अभी जो आप जेट ईंधन देखते हैं, है ना, जेट ईंधन, अगर हम उससे तुलना करते हैं, वर्तमान की जो जेट ईंधन चल रही है अगर हम उससे तुलना करें तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में करीब करीब 80% क्या करेगा, ये इसका क्या है, वो कम कर देगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो कितना है 80% तक, ये क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम। अगर वर्तमान की जो जेट ईंधन की से अगर हम तुलना करते हैं तो SAF क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम कर देगा। तो ये एक क्या है, काफी एक सरकार की अच्छी पहल रही वो। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है, आप अगर BPSC के क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो शायद ही ऐसा कोई साल हो जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन से ये क्वेश्चन ना बना हो। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि वहां से क्वेश्चन ना आए, शायद ही कोई ऐसा साल गया हो। एवरी ईयर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पे वहां से क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन के निम्नलिखित घटक हैं या नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई में क्या होता है, इनमें से कोई भी नहीं, या मुख्य घटक कौन सा है। तो इसमें एक चीज बैठा लीजिएगा दिमाग में कि ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है इसके कौन कौन से घटक हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के घटक कौन कौन से हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कौन कौन से घटक हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करके आप लोग को बता दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसके कौन कौन से घटक हैं, ग्रीन हाउस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन, स्पेशली BPSC में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। और एक क्वेश्चन, एक तो घटक पूछ लेता है, या एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये मतलब इसमें सबसे अधिक, एक क्रम में पूछ लेता है कि किस, इसका जो क्रम है कि सबसे अधिक रोल मतलब इसमें कहाँ है, सबसे जो इसके उत्सर्जन में सबसे अधिक मात्रा किसकी है। ठीक है, मात्रा के हिसाब से भी पूछ लेता है कि सबसे अधिक किसकी है या किस क्रम में है। हो सकता है जल वाष्प दे देगा, मीथेन दे देगा और O3 दे दे, या तो एक क्रम को भी पूछ लेता है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्रम में लिख दे रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं क्रम में लिख दे रही हूँ। कौन कौन से हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो क्रम है, मुख्य घटक जो है, सबसे पहले आपका है जल वाष्प।
इसको आप इस तरीके से दिमाग में बैठाइएगा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूछा, मतलब दिमाग में ये आपका बिल्कुल दिखाई ना देना चाहिए, H2O। ठीक है, एकदम से फिट कर लीजिए कि यहाँ से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्रम पूछ सकता है, कौन कौन से उसके मुख्य घटक है पूछ सकता है, या इनमें से कोई नहीं है, कोई एक घटक देख करके भी पूछ सकता है। तो आपके पास ये पांचों जो घटक है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, घटक का मतलब क्या हो गया, उसके जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, जल वाष्प हो गया, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी शायद मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 CH4 यानी मीथेन, 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 ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फोर्थ में कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहाँ आ सकता है, साइंस वाले सेक्शन में, नाइट्रस ऑक्साइड। एंड लास्ट वन क्या है, O3, और इसी में O3 की जगह हो सकता है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे दे या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दे दे, है ना। इसमें आपके पास क्या क्या दे सकता है, CFC देता है एग्जाम में, इसमें जो आपके ऑप्शंस होते हैं ये भी पूछ सकता है, CFC दे देता है या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ठीक है, इस तरह से भी इसमें कुछ दे सकता है। तो उसके लिए क्या है, ऐसा नहीं कि अगर O3 ना दे तो ये कुछ है। तो ये ध्यान, ये केवल मैंने क्रम में बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मे बी इट विल कम इन योर साइंस सेक्शन ऑल्सो, ओके, हो सकता है कि आपके करंट में भी दे तो सकता है, करंट में तो आ सकता है, इसके साथ साथ साइंस में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो जल वाष्प की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है ग्रीन हाउस गैस शोषण करने में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर CH4 की, मीथेन की है, एंटी नाइट्रस ऑक्साइड की, और उसके बाद O3 यानी ओजोन की है। O3 का मतलब क्या हो गया, ओजोन, O3 यानी ओजोन, ओजोन। और ओजोन की प्ले हो सकता है, ओजोन की जगह आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिखा हो या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, PM मोदी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, है ना, उसका उद्घाटन समारोह में क्या होंगे, शामिल होंगे, कहां पर, लखनऊ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेगा, किसके ऊपर बन जाएगा, लखनऊ के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन लखनऊ के ऊपर क्या है, PM मोदी कहाँ शामिल, लखनऊ, किसमें शामिल हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कहाँ हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन शामिल हो रहा है, तो मोदी जी इसमें शामिल हो रहे हैं। और यह खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या है, यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण है। अगर ये तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है, क्या है ये, तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले भी 2 एडिशन हुए, ये थर्ड एडिशन है तो इसके पहले भी 2 एडिशन हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन जो हुआ है, इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ है, वो उड़ीसा के कहां पर, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। सेकंड एडिशन कहाँ किया गया है, साथ के साथ तुरंत वहां लिखे, ठीक है, जहां भी आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं तुरंत वहां पे इसको मेंशन कीजिए कि अगर ये थर्ड एडिशन है तो इसके पहले भी 2 एडिशन हुए हैं। तो फर्स्ट एडिशन हेल्ड इन उड़ीसा, सेकंड एडिशन हेल्ड इन कर्नाटका, ओके, कर्नाटका में कहां पर, बेंगलुरु, जाहिर सी बात है बेंगलुरु होगा, ओके, बेंगलुरु, कर्नाटका, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में किया गया है इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इस उद्घाटन जो समारोह है वो किस स्टेडियम में किया गया है, लखनऊ में तो हुआ है लेकिन स्टेडियम का नाम क्या है, स्टेडियम का नाम क्या है, बाबू बनारसी दास स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या है,
ये जो दिया गया है बाबू बनारसी दास स्टेडियम, ये आपके स्टेट यूपी में पूछने की संभावना ज़्यादा है। जब यूपी पीसीएस की एग्जाम होगी तो वहाँ इसे पार्टिकुलर एक स्टेडियम के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। और अगर ऐसे पूछता है, सपोज अगर अदर स्टेट इसको पूछता है, तो वो लखनऊ तक ही सिमट के रह जाएगा, वो बाबू बनारसी दास स्टेडियम में नहीं जाएगा। अदर स्टेट अगर इस सवाल का पूछता है कि खेलो इंडिया जो आपका यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है, वो अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजित की गई है, तो वो आपका उसमें कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को यूपी पीसीएस पूछेगा तो वो बाबू बनारसी दास स्टेडियम के बारे में पूछ सकता है कि लखनऊ ये के कहाँ पर मतलब आयोजित की गई है। लखनऊ ना दे करके बाबू बनारसी दास स्टेडियम मेंशन कर सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। आयोजित किया गया है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखना है क्या है कि इस आयोजन में किसमें है 21 खेल, 21 खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है। 21 खेलों के कितने 4000 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे। तो 4000 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4000 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान देना है कि इसमें 21 खेल, 21 खेलों, ठीक है, ये इसमें शामिल है 21 खेल, ठीक है, ये शामिल है 21 खेल शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो गेम्स है कहाँ कहाँ, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ कहाँ, वाराणसी, वाराणसी, ओके। और कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा, या गेम्स कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा, वाराणसी, नोएडा, इसको ध्यान रखिएगा, लखनऊ में तो हो चुका है, और गोरखपुर, ठीक है। 4 यूपी में टोटल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वाराणसी है, नोएडा है, लखनऊ है और गोरखपुर में आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय खेलों का शुभंकर क्या है, इस खेल का शुभंकर क्या है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं बस वहीं रेड पेन चला रही हूँ। खेलों का शुभंकर क्या है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जीतू बारहसिंगा, इस खेल का शुभंकर क्या है, जीतू बारहसिंगा, ठीक है। और शक्ति इस खेल की क्या है, मशाल है। शक्ति, शक्ति क्या है, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है वो क्या है, इसकी यूपी की आधिकारिक मशाल है, यूपी की इस खेल की क्या आधिकारिक मशाल है। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। कहाँ कहाँ हो रहा है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2022 है, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ एंड गोरखपुर। इसका मशाल क्या है, शक्ति है, शुभंकर क्या है, जीतू बारहसिंगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या है, यह जो खेल है इसमें कौन कौन किस मतलब आयोजित किसके किसका सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, या भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल कौन कौन है इसमें, भारतीय खेल प्राधिकरण, ओके। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ और भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, और राष्ट्रीय खेल महासंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन शामिल है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। अब हमें यह बताएं, युवा मामले और खेल मंत्रालय का मंत्री कौन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय का मंत्री कौन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय का मंत्री कौन है, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, कौन है, अनुराग ठाकुर। चीजें याद ऐसे ही होती कि अच्छा ये तो मैंने बताया आप लोगों को, है ना। तुरंत अगर अभी फिर से मिला तुरंत वहां पेंसिल से ला दीजिए, कॉपी में नोट्स की जगह जब नोट्स बना रखे हैं तो वहां क्या कीजिए, पुनः पेंसिल से लिखें, पुनः पेंसिल से लिखें। युवा खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। अब एक और, भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा, पीटी उषा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। और राष्ट्रीय खेल महासंघ के सहयोग से यह आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैंने बता ही दिया है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि यह भारत में सबसे बड़ी क्या है, जो यूनिवर्सिटी स्तर की खेल प्रतियोगिता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण
मोदी जी के द्वारा मैंने बताया है कहाँ हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, दूसरा कर्नाटका के बेंगलोर में। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस खेल का उद्देश्य क्या है? इस खेल का उद्देश्य है कि ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक और जो एशियाई खेल होते हैं ना, ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के एथलीटों की पहचान करना। जो ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक खेल हो गए या एशिया खेल हो गए, तो उसमें 18 से 25 वर्ष के आयु के वर्गों के लोग क्या होगा, एथलीटों की पहचान करना है। चलिए ठीक है। कर्नाटका जैन यूनिवर्सिटी जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2022 का क्या रहा है, यह उसमें खेल में शामिल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने आपको बता दिया है। इसने 2022 का जीत इसी की हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईरान ने हेलमंद नदी पर पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान को चेतावनी दी है। किसको? ईरान ने हेलमंद नदी, कहां पर ईरान किसको दिया है? हेलमंद नदी को लेकर के। ठीक है, हेलमंद नदी पर क्या किया है, पानी के अधिकारों को लेकर के किसको चेतावनी दी है? तो अफगानिस्तान के तालिबान को इसने चेतावनी जारी किया है। किसका? अफगानिस्तान के तालिबान को। यहाँ सबसे पहले वो यहाँ देख लेते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी। ठीक है, ये कौन है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने हेलमंद नदी पर जल अधिकारों के उल्लंघन के लिए अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को चेतावनी दी है। राइसी ने कहा है कि उनकी सरकार हेलमंद नदी पर ईरान के जल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ध्यान रखिएगा इब्राहिम राइसी को केवल ध्यान रखिएगा। चलिए, ये है इब्राहिम राइसी, इमेज में देख लीजिए इब्राहिम राइसी। चलिए ठीक है, हाँ, तालिबान सरकार से अफगानिस्तान में नदी के जल स्तर की जांच करने के लिए ईरानी हाइड्रोलॉजिस्टों को अनुमति देने का आग्रह किया है। ईरानी अधिकारियों ने हेलमंद नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में क्या किया है? ईरान, इसमें और कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें, पिछले 30 वर्षों में सूखा ईरान के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। ईरान मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ईरान का 97% हिस्सा क्या है? ईरान का क्या है? 97% जो हिस्सा है वो सूखे की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, सूखे की समस्या से जूझ रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है? सूखे की समस्या जूझ रहा है, इसीलिए इसने हेलमंद नदी के बारे में देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि ये अफगानिस्तान से क्या है। जो हेलमंद नदी है वो अफगानिस्तान से, हेलमंद नदी क्या है? अफगानिस्तान से आपकी ईरान में बहती है ये। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया है? अफगानिस्तान के तालिबान को चेतावनी जारी किया है। क्यों? क्योंकि ईरान में ऑलरेडी क्या है, वो सूखा एक क्षेत्र है, 97% करीब वो सूखा एरियाज है, तो पानी की जाहिर सी बात है आवश्यकता है। तो उसने क्या किया है? अफगानिस्तान से जो ईरान में ये बहती है हेलमंद नदी, ठीक है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है हेलमंद नदी के बारे में, वहां पूछ सकता है कि कहां से कहां है, तो अफगानिस्तान से ईरान की ओर बहती है। यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ये किसकी है? अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, यह हिंदू कुश पर्वत में मैदान वारदाक प्रांत के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है। हिंदू कुश पर्वत के वारदाक प्रांत से क्या करती है? उत्तर पूर्वी भाग से यह निकलती है, हिंदू कुश पर्वत में मैदान वारदाक प्रांत के। हेलमंद नदी का उपयोग सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, सिंचाई के लिए। और यह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का क्या है? सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के किसानों की जीवन रक्षक है। कहाँ कहाँ? सिस्तान और बलूचिस्तान की। और अरगंडब नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है। अरगंडब नदी हेलमंद नदी की मुख्य सहायक नदी है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हेलमंद नदी की मुख्य सहायक नदी है हेलमंद अरगंडब नदी। ओके, चलिए
KVIC द्वारा क्या किया गया है? तवांग की 1000 कितना है 1000 साल पुरानी हस्तनिर्मित कागज बनाने, ठीक है, हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया है। 1000 साल पुरानी ये कला थी, इसको फिर से जीवित किया गया है। किसके द्वारा जीवित किया गया है? तो यह KVIC यानी खादी ग्राम उद्योग द्वारा, ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है? खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष कौन है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC, इसके अध्यक्ष कौन है? मैंने क्लास में बताया था, इसके अध्यक्ष कौन है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार इसके अध्यक्ष है, ठीक है, मनोज कुमार इसके अध्यक्ष है। चलिए, और इसी खादी एवं ग्राम उद्योग ने भी क्या किया है? यूपी में भी, ध्यान रखिएगा, यूपी में भी, ठीक है, इस KVIC द्वारा, जो IC आप देख रहे हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा यूपी में भी क्या किया गया है? यूपी में भी क्या किया गया है? हनी मिशन है ना, कि वहाँ के जो हनी मिशन यानी जो मधुमक्खी पालकों हैं उनके लिए भी सहायता पहुंचाई जा रही है। किसके द्वारा? KVIC के द्वारा, है ना, जो 30 मधुमक्खी पालकों को भी सहायता वहां पहुंचाई जा रही है, जो मधुमक्खी पालते हैं उनको भी। किसके द्वारा? हनी मिशन के द्वारा, ठीक है, यूपी में हनी मिशन, वहां पे भी ये काम कर रहा है ये KVIC, ठीक है। इसने क्या किया है? तवांग कहाँ है? तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की हाथ से निर्मित करने वाली कागज की जो कला है उसको संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के ये मोनपा पे है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला लगभग कितनी है? मोनपा, इसका क्या नाम है? मोनपा। ये क्या है? मोनपा हस्तनिर्मित कागज जो बनाने की कला है वो 1000 साल पहले शुरू हुई थी। या धीरे धीरे क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। कहाँ पर? तवांग नाम याद रखिएगा, कहाँ की है ये? तवांग में है, ओके। और कुछ में बस इतना, मोनपा हस्तनिर्मित कागज। मोनपा क्या है? मोनपा क्या है? हस्तनिर्मित कागज। चलिए, अब नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं क्या है। NVS नेविगेशन सैटेलाइट या NVS-01 उपग्रह लॉन्च करेगा कौन? इसरो। कौन कर रहा है? इसरो लॉन्च कर रहा है, ठीक है, NVS-01। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने क्या किया है? NVS-01 उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है, जो भारत की नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में क्या है? एक और उपलब्धि होगी। नेविगेशन सैटेलाइट या NVS, ये क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन, ओके, सैटेलाइट या NVS-01, कोई भी इस नाम से आप इसे समझ सकते। कौन कर रहा है? तो इसरो कर रहा है। कौन कर रहा है? या इसरो। एक्चुअली 2016 में लॉन्च किया गया था IRNSS, ओके, IRNSS क्या था? 2016 में जो लॉन्च किया गया है IRNSS-1G, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ओके। अब इसने क्या किया था? ये इस उपग्रह को 2016 में इसको लॉन्च किया था। आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछेगा कि जो NVS-01 है वो किसको रिप्लेस करेगा? तो 2016 में निर्मित किया था IRNSS-1G को ये रिप्लेस करेगा, करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। 12 वर्षों का मिशन जीवन के साथ NVS-01 उपग्रह का लक्ष्य उन्नत तकनीक और क्षमताओं को शामिल करके क्या किया गया? इसको आगे इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
IRNSS अंतरिक्ष के खंड में 7 उपग्रहों का समूह शामिल है। इसमें क्या है, 7 उपग्रहों का एक समूह, एक ग्रुप शामिल है। इन उपग्रहों को जुलाई 2013 और मार्च 2016 के बीच लॉन्च किया गया था। NVS-01 उपग्रह IRNSS-1G की जगह लेगा। बस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन 01 जो है, ये किस उपग्रह की जगह ले रहा है, तो ये IRNSS-1G की ये जगह लेगा, इसी को रिप्लेस करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने नेविगेशन विथ इंडियन क्या है, कॉन्स्टलेशन यानी नाविक, क्या है ये, नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक की स्थापना की है, जिसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता था। इसी को पहले जो इसरो ने जो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन की जो स्थापना की है, इसकी स्थापना की है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको पहले, जिसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन, जो मैंने आपको बताया IRNSS के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये पहले किसके नाम से, IRNSS को ही अब हम क्या जानेंगे, नाविक के नाम से जानेंगे। ओके, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, कोई पहला हो कोई सबसे बड़ा हो, तो तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक क्या है, इस पुल का उद्घाटन किया गया है। तो स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में। स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। ओके, चलिए अब यहाँ तमिलनाडु का नाम क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब MK स्टालिन का नाम आता है तो आप लोग ये बताएं कि अभी रिसेंटली कर्नाटक के CM कौन बनाए गए हैं, कर्नाटक के CM कौन है, कर्नाटक के CM कौन बनाए गए हैं। जब भी आप, अभी मैंने आपको जिस तरीके से मैं आपका क्लास ले रही हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी उसी दिशा में करें। जैसे अभी मेरे सामने आया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, क्यों ना हम इसके साथ रिसेंटली बने हैं कर्नाटक के CM, उनको भी देख लिया जाए। इससे क्या होगा, एक हमारे साथ कोरिलेट हो जाएगा कि चलो कोरिलेट करके पढ़ना है, CM हमने वहां देखा, CM हम यहाँ भी देख लेंगे, तो क्या होगा, ये याद रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही देख लेंगे कर्नाटक में और भी क्या चीजें हुई हैं। तो क्या है, कर्नाटक के CM कौन है, कर्नाटक के CM कौन है, सिद्धारमैया। अभी इन्हीं को बनाया गया है, सिद्धारमैया को। सिद्धारमैया कौन है, सिद्धारमैया किसका, कहाँ के, कर्नाटक के CM। इनको अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही बनाया गया है ना, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, सिद्धारमैया को। ठीक है, इनके पूर्व CM कौन थे, कर्नाटक के पूर्व CM, इससे पहले CM कौन थे, कर्नाटक के पूर्व CM कौन रहे हैं, सिद्धारमैया से पहले कौन थे, बसवराज बोम्मई। ओके, बसवराज बोम्मई। अब उनके बाद कौन बने हैं, सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये दूसरी बार CM बने हैं, इससे पहले ये CM कब थे, 2013 से लेकर 2018 तक ये CM रहे हैं इससे पहले। अब कर्नाटक को ही देख रहे हैं तो कर्नाटक के बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। मैंने बताया था कि बाजरे के उत्पादन में, जो बाजरा का प्रोडक्शन होता है, उसमें कर्नाटक जो है वो 2nd पोजीशन पे है, बाजरा उत्पादन में। इस तरीके से अगर आप करंट को तैयार करते हैं ना, एग्जाम में अगर 35 क्वेश्चंस हैं, 32 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे। अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो करीब करीब 38 क्वेश्चंस आप 100% आप करके आएंगे। ओके, आप 15 डेज आप इस तरह से करंट को पढ़ के देखिए, आपकी इंप्रूवमेंट आपको अपने आप नजर आएगी। बाजरा उत्पादन में क्या है, कर्नाटक 2nd पोजीशन पे है। अगर ये 2nd पर है तो फर्स्ट में कौन है, मैं उतना नहीं लिखूंगी यहाँ पे, केवल इतना क्योंकि ज्यादा फैक्ट्स पर यहाँ हो जाएगा। फर्स्ट में कौन है, राजस्थान है। फर्स्ट में राजस्थान है, 2nd में कर्नाटक एंड 3rd में महाराष्ट्र है। बाजरे का मैं इसलिए बताई हूँ क्योंकि UN के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। ओके, चलिए ठीक है।
अब यहाँ से हटते हैं और आते हैं एम.के. स्टालिन, जो तमिलनाडु के क्या हैं, सीएम हैं। ने क्या किया है, 16 मई 2023 को भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया है। 570 मीटर लंबा और कितना है, 4 चौड़ा यह स्काई वॉक ब्रिज मामबलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल, तो इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया फैक्ट, इसकी आवश्यकता नहीं है। 1 लाख लोग इसके द्वारा इसको यूज कर पाएंगे। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ता है। ये क्या करता है, मल्टी मॉडल रेलवे स्टेशन को और बस स्टैंड को जोड़ता है। ठीक है, पैदल यात्री जो है उनकी आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी मल्टी मॉडल पहल का हिस्सा है जो पैदल यात्री हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी फंड के तहत, जो स्मार्ट सिटी का फंड है, उस स्मार्ट सिटी फंड के तहत कितने करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, कितने करोड़ का है ये, कितने करोड़ का, 28.45 करोड़ रुपए की लागत से किसके द्वारा, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन GCC द्वारा निर्मित स्काई वॉक का उद्देश्य क्या है, रंगनाथन स्ट्रीट और मेडलिसम को जोड़ना है। ये तो इसके लिए केवल आपको देखना है कि ये प्रोजेक्ट कितने के है, 2845 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, 2845 करोड़ रुपए की यह प्रोजेक्ट है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग केवल इतना ही, ठीक है। आज MCQs की क्लास इसके साथ जो रिलेवेंट होती थी वो आज नहीं हो पाएगी। इससे रिलेवेंट MCQs में कल की क्लास में आप लोगों को करवा दूंगी। ओके, आज की क्लास में केवल इतना ही। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में एक नए इश्यूज के साथ, नए मुद्दों के साथ। और आज जो MCQs रह गई है उसको मैं कल आप लोगों को करवा दूंगी। इस टॉपिक से रिलेवेंट MCQs की क्लास कल हो जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, किसी प्रकार की अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, या अपना कोई ऐसा लगे कि इसमें किसी प्रकार की और परिवर्तन करनी चाहिए तो जरूर मुझे बताएं कमेंट करके। ओके, और ये मेरी अपनी YouTube चैनल है, इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर कल करंट अफेयर्स के नए इश्यूज में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।